नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात को एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस का मानना है कि आग सिलेंडर फटने से लगी थी। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के किचन में काम करने वाले कर्मचारी थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। कुछ टूरिस्ट भी हादसे में मारे गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात मौके पर पहुंचकर घटना को बहुत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। सीएम ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि सही वजह का पता चल सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और किसी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई क्लास 7 NCERT इतिहास की किताब में इस बार महमूद गजनवी के हमलों पर पहले से कहीं अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है। किताब में लगभग 6 पेज का नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें गजनवी के भारत पर 17 अभियानों, मथुरा व कन्नौज के मंदिरों की लूट और सोमनाथ मंदिर को तोड़ने जैसी घटनाओं का जिक्र है। इसमें यह भी बताया गया है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई और बच्चों समेत कई कैदियों को सेंट्रल एशिया के गुलाम बाजारों में ले जाया गया। टेक्स्ट बुक में एक चेतावनी बॉक्स भी है, जिसमें कहा गया है कि इतिहास के कठिन दौरों को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर भविष्य में दोहराव रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नई किताब में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद कौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के हमलों और नालंदा विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों की तबाही का भी विस्तार से वर्णन है, तो पिछली किताब में शामिल नहीं थे। यह बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 2023 के नए करिकुलम के तहत किए गए हैं। नई किताबों में क्लास 7 के छात्रों के लिए अब विषयों को 2 संयुक्त टेक्स्ट बुक में पेश किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 5 दिसंबर को भारत यात्रा खत्म होते ही नई दिल्ली अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के संभावित भारत दौरे की तैयारी में जुट गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की का यह दौरा जनवरी 2026 की शुरुआत में हो सकता है। यह कदम रूस और यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों से बराबर संबंध बनाए रखने की भारत की नीति को मजबूत करेगा। इससे पहले जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे और 1 महीने बाद यूक्रेन पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार भारत और यूक्रेन के बीच कई हफ्तों से वार्ता जारी है। दौरे का समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना और यूक्रेन की आंतरिक राजनीतिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा। जेलेंस्की से मोदी कई बार फोन पर बात कर चुके हैं और भारत लगातार युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। नई दिल्ली अब जेलेंस्की के नए अधिकारियों के साथ तारीखें तय करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR वोट काटने के लिए हो रहा है। SIR पर सवाल किए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का काम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर बीजेपी जब से हारी है तो बनाने से ज्यादा उन्हें चिंता इस बात की है कि वोट काटा जाए। वोट काटने के लिए SIR हो रहा है। SIR से बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को अगर आधार के माध्यम से किया जाता तो शायद लोगों को इतना भटकना ना पड़ता, कागज ना ढूंढने पड़ते, क्योंकि आधार में जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सरकार ने ही ली है। आधार को ही अपना आधार नहीं मान रहे हैं, इसीलिए लोगों को परेशानी हो रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि चुनाव आयोग वोट बढ़वाए, वोट कटवाए नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में दी गई दावत में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। इस डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को न्योता दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर उन्होंने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे निश्चित तौर पर ये लगता है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में विपक्ष के नेता भी वहाँ हो सकते थे। यह एक अच्छी बात होती। मैं वहाँ संसद की फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर था। शशि थरूर ने एक्स पर भी एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कल रात राष्ट्रपति पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में शामिल हुआ। माहौल बहुत गर्मजोशी भरा और अच्छा था। वहाँ आए कई लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, खासकर मेरे साथ डिनर करने वाले रूसी डेलीगेशन से। ईरान की न्यायपालिका ने बताया है कि एक मैराथन के 2 आयोजकों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने बिना हिजाब वाली महिलाओं को दौड़ में हिस्सा लेने दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें महिलाएं बिना सिर ढके लाल टी-शर्ट में मैराथन दौड़ती दिखीं। यह मैराथन ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित
किश्तद्वीप में आयोजित की गई थी, जिसमें 2000 महिलाओं और 3000 पुरुषों ने अलग अलग श्रेणियों में भाग लिया। बदलाव का समर्थन करने वाले ईरानी लोगों ने इन तस्वीरों को महिलाओं की आज़ादी और पाबंदियों के खिलाफ साहस की मिसाल बताया है, लेकिन अधिकारियों ने इसे देश के नियमों को चुनौती देने वाला कदम बताया और कहा है कि यह मौजूदा हालात में अस्वीकार्य है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को विपक्षी इंडिया गठबंधन की हालत पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक आज लाइफ सपोर्ट पर है और बीजेपी की 24/7 चुनावी मशीनरी का मुकाबला न कर पाने की वजह से आईसीयू में जाने की कगार पर है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने गठबंधन की संगठनात्मक और रणनीतिक कमजोरियों पर सवाल उठाए और इसे बीजेपी की मजबूत कार्यशैली से तुलना करते हुए कहा कि बिहार चुनाव जैसे नतीजे टीम मनोबल को गिरा देते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने की जिम्मेदारी भी इंडिया ब्लॉक पर डाली। अब्दुल्ला का कहना था कि सीट बंटवारे में समन्वय की कमी और सहयोगी दलों की अनदेखी ने हालात बिगाड़े। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम लगातार चुनावी मोड में रहती है और एक चुनाव खत्म होते ही अगली लड़ाई की तैयारी में जुट जाती है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को दिए एक इंटरव्यू में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी की हार के कारणों पर चर्चा की। दिल से विद कपिल सिब्बल यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में तेजस्वी से सवाल किया गया कि 2020 में आरजेडी की 75 सीटें आई थी, तो 2025 में ये कम होकर 25 सीटें कैसे हो गई। इस पर उन्होंने कहा कि ये बात कोई भी खासकर बिहार की जनता पचा नहीं पा रही। इस चुनाव में लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। बदलाव सब चाहते थे, ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। इसका ईवीएम में गड़बड़ी का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन मैं यह महसूस कर सकता हूं कि अदृश्य शक्तियों ने अपना काम किया। अभी यह सामने नहीं आ पा रहा है कि क्या हुआ, लेकिन आने वाले समय में जरूर पर्दाफाश होगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पूरी बेईमानी के मोड में था। चुनाव आयुक्त पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। चुनाव आयोग ने जिस तारीख की घोषणा की, योजना के पैसे मिलने के ठीक 3 घंटे बाद आचार संहिता लगाई गई। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.